हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर्स ऑफ गुरुकुल क्लासेस। आज की क्लास में हम जो है डायलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन आपको कैपेसिटेंस चैप्टर जो आगे आने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके यूजेस कैपेसिटेंस में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि जब हम डायलेक्ट्रिक मीडियम का बात करते हैं कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि क्या ये कोई स्पेशल टाइप ऑफ मीडियम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोई स्पेशल टाइप ऑफ मीडियम नहीं है। आप किसी भी मीडियम को डायलेक्ट्रिक मीडियम बोल सकते हैं, जैसे कि ग्लास, वाटर, है ना, पेपर, प्लास्टिक, हम सभी को डायलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं। एयर, उनको भी डायलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं। तो सभी मीडियम को हम डायलेक्ट्रिक मीडियम बोल सकते हैं। ओके, वैसे भी आपको याद होगा कि हम प्रीवियस क्लासेस में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन किए। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं के इज इक्वल एप्सिलॉन बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, अगर आप कोई मीडियम लेते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटालिक मीडियम, नॉर्मली मेटालिक मीडियम को डायलेक्ट्रिक में काउंट नहीं करते। मेटालिक मीडियम को एक्सक्लूड किया जाता है जब भी हम डायलेक्ट्रिक मीडियम का बात करते हैं ना, जैसे कि हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक मीडियम, तो हम वहाँ पे मेटालिक मीडियम को एक्सक्लूड करते हैं। क्यों एक्सक्लूड करते हैं? क्योंकि मेटालिक मीडियम के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन बहुत ही ज़्यादा होता है। किसके रेस्पेक्ट? एप्सिलॉन नॉट के रेस्पेक्ट। सो देयरफॉर के जो है, के ना टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाता है, बिकॉज न्यूमरेटर बहुत ही ज्यादा है और डिनोमिनेटर बहुत ही स्मॉल है, तो रेशियो क्या आएगा, वेरी लार्ज आएगा। सो के टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स मेटालिक मीडियम के लिए के फाइनाइट नहीं है। और जब भी हम डायलेक्ट्रिक मीडियम का बात करेंगे, हम उस मीडियम का बात करेंगे जिसका के क्या हो, फाइनाइट हो। तो के फाइनाइट किसका होगा? के फाइनाइट नॉन मेटालिक मीडियम का होगा, है ना। सो कंडक्टिंग मीडियम या मेटालिक मीडियम का के इनफाइनाइट होने की वजह से हम डायलेक्ट्रिक मीडियम का बात करते टाइम मेटल को एक्सक्लूड कर सकते हैं। या अगर मेटल आया तो आपको के टेंड्स टू क्या लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट लेना पड़ेगा सभी एक्सप्रेशन में। ठीक है ना, यस। सो ध्यान दीजिए, अगर हम इस तरीके से डायलेक्ट्रिक मीडियम को डिफाइन कर रहे हैं, सो जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी मीडियम को आप डायलेक्ट्रिक मीडियम बोल सकते हैं, कोई भी मीडियम को डायलेक्ट्रिक मीडियम बोल सकते हैं, उसका के क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ओके, मेटल को हम क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं? बिकॉज मेटल का के क्या है, इनफाइनाइट है ना, वो कुछ अलग कैटेगरी में जा रहा है, हम इसको कंडक्टिंग मीडियम बोलेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले डायलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले मीडियम को समझना पड़ेगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, आपको माइक्रोस्कोपिक फीचर्स को समझना पड़ेगा। तो देखिए उस डायग्राम को देखिए, सबसे पहले ये सब डायग्राम मत देखो, सबसे पहले ये डायग्राम देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है, डायलेक्ट्रिक विदाउट फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है कि जैसे आपने एक डायलेक्ट्रिक स्लैब लिया, ओके, डायलेक्ट्रिक स्लैब लिया, वो डायलेक्ट्रिक स्लैब ये है जिस पे बाहर से कोई फील्ड अप्लाई नहीं हुआ है, बाहर से फील्ड अप्लाई नहीं हुआ है। कौन सा फील्ड अप्लाई नहीं हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ है। तो क्या होगा कि डायलेक्ट्रिक जो स्लैब है उसको अगर माइक्रोस्कोपिकली ध्यान दे तो माइक्रोस्कोपिकली उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स विल बी द पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स। और ये पोलर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसे देखिए, नॉर्मली हम पोलर मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपको पता होगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है ना। मॉलिक्यूल को हम पोलर और नॉन पोलर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो पोलर मॉलिक्यूल वो है जिसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, और डाइपोल मोमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज का सेपरेशन होना चाहिए। मॉलिक्यूल के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, सेपरेशन स्टेज में रहते हैं। सो ये अगर मॉलिक्यूल है, सो मैं अगर यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, तो ये क्या बन गया, एक पोलर मॉलिक्यूल बन गया है। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, और इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम, ऐसा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। समझ पा रहे ना। तो आप तो ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल पढ़ चुके हैं, डाइपोल डिफाइन करेंगे तो डाइपोल मोमेंट होगा, है ना। सो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था कि चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, वही चीज है, सेम टू सेम है। सो पोलर मॉलिक्यूल्स को ऐसा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और डायलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है दे आर आल्सो पोलर मॉलिक्यूल्स। बट ये पोलर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखिए आप, क्या पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं कोई रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है आपको? नहीं। सो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये जो स्लैब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, बाहर से कोई फील्ड अप्लाई नहीं हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स जो है ना इसे रैंडमली अरेंज होंगे। इस रैंडम अरेंजमेंट की वजह से जो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। सो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रैंडमली अलाइंड है ना, और डाइपोल मोमेंट स्केलर नहीं है, डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर है। सो कई सारे वेक्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर रैंडमली अरेंज होंगे तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा,
जीरो होगा। वही तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ईच मॉलिक्यूल को हम एक एक डाइपोल बोलेंगे, ईच मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा, बट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो ड्यू टू रैंडम अलाइनमेंट, ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट ऑफ क्या मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। सो रैंडम अलाइनमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। So that means this is the dielectric medium, this is the behavior of dielectric medium before application of external field। जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिहेव करेगा, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल्स टू जीरो। इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए कोई बात नहीं। अभी इसके बाद सो नाउ व्हाट विल हैपन इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि आपको ये बात तो समझ में आ गया कि ये बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिचुएशन क्या है। अगर हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसके लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ कम्स टू दिस डायग्राम। तो ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में काफी कुछ समझने वाली बात है, तो केयरफुली ध्यान दीजिए। सेम स्लैब, सेम डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसमें डाइपोल्स रैंडमली अलाइनमेंट था, उसको लेके मैंने फील्ड में छोड़ दिया। ओके, इस स्लैब को लेके हम क्या करते हैं, फील्ड में छोड़ देते हैं। फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, उसके लिए दो चार्ज प्लेट्स लिया गया है। ध्यान दीजिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। सो पॉजिटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिव चार्ज प्लेट। पॉजिटिव चार्ज प्लेट का चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, नेगेटिव चार्ज प्लेट का चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, उसके द्वारा एक फील्ड क्रिएट हुआ है। तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम ई नॉट में डिनोट कर रहे हैं। सो ये जो लाइंस दिख रहा है, दीज आर द फील्ड लाइंस। ये दोनों प्लेट्स के ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको एक यूनिफॉर्म फील्ड दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो उस यूनिफॉर्म फील्ड को हम क्या लिख रहे हैं, ई नॉट लिख रहे हैं। तो सभी जगह में फील्ड जो है ई नॉट ऐसे लिखा गया है ना। सो ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टू पैरेलल प्लेट्स, ऐसा आप सोच सकते हैं। और उस फील्ड में हम इस स्लैब को लेके, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके वहां पे रख दिया गया है। सो ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या होगा। फील्ड में रखने की वजह से क्या हो रहा है, जो डाइपोल्स रैंडमली अरेंज्ड थे, जो डाइपोल्स रैंडमली अलाइनमेंट थे, यहां पे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या हो रहे हैं, अलाइनमेंट हो रहे हैं। आपको यहाँ पे जो अरेंजमेंट दिख रहा है कि पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसा चेन जैसे अरेंज हो जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे चेन जैसे दिख रहा है आपको। ऐसे क्यों दिख रहा है, दिस इज बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये जो चेन बनेगा, ये चेन का इस तरफ क्या आएगा, ये सारे नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे और इस तरफ क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो अरेंजमेंट देखिए आप, ये प्लेट का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस डाइपोल का, इस पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव साइड इस तरफ आएगा। नेगेटिव साइड जो है ना इस तरफ आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से अलाइनमेंट हो जा रहा है। देखिए, तो सारे मॉलिक्यूल्स एक्सटर्नल फील्ड के इन्फ्लुएंस में खुद को ऐसे अलाइनमेंट करेंगे। उस अलाइनमेंट होने की वजह से क्या होगा, क्या हो रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से जब अलाइनमेंट होगा, उससे क्या होगा, उससे क्या हो रहा है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो सरफेस है वहां पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है। इंडक्शन तो आप जानते ही है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव के पास ये सरफेस में क्या दिख रहा है आपको, ये सरफेस में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है, और ये नेगेटिव प्लेट के सामने यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। दे आर कॉल्ड एज इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, इंड्यूस्ड चार्ज का एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए, प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, ये है माइनस सिग्मा, ये क्या है, प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। वैसे उनके बीच एक रिलेशन है, आप वो रिलेशन को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू सिग्मा मीन्स जो प्लेट का चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा इनटू 1 माइनस 1 बाई के, वेयर के इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये उसका एक रिलेशन है। जो चार्ज इंड्यूस होगा, वो चार्ज और जिसकी वजह से इंडक्शन हुआ वो चार्ज, उनके बीच में रिलेशन है। इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए कोई बात नहीं। अब अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया है, तो इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होने की वजह से क्या क्या इंटरनल चेंजेस आया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर किस तरीके से इंटरनल चेंजेस आया, एक ड्रास्टिक चेंजेस आया है। जो रैंडम अलाइनमेंट था वो एक ऑर्डरली अलाइनमेंट पे क्या हो चुका है, बदल चुका है। ओके, उससे चार्ज इंड्यूस हो गया है। अब इस डायग्राम का एक इक्विवेलेंट डायग्राम यहाँ पे मैं बनाया हूँ, आपको और भी सिंपल तरीके से समझाने के लिए, आपको और भी ट्रांसपेरेंटली समझाने के लिए आप ई डायग्राम फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो ई डायग्राम को हम इस तरीके से एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ वैसे ही है, प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड एंड माइनस सिग्मा, वही डायग्राम है। बस मैं अंदर के डाइपोल्स जो हटा दिया मैंने सिर्फ यहाँ पे फील्ड का डिस्कशन करूंगा। सोचिए, फील्ड किस लिए चाहिए, फील्ड का सोर्स क्या है, चार्ज है। बाहर का जो प्लेट्स का चार्ज था, जैसे कि ये चार्ज और ये चार्ज मिलके ई नॉट को क्रिएट किया था। तो ई नॉट फील्ड किसका है, बाहर का जो प्लेट्स है ना, वो जो प्लेट्स है, चार्ज प्लेट्स है, उसका फील्ड को हम ई नॉट ले रहे हैं।
तो अलॉन्ग विथ ई नॉट यहाँ पे और एक फील्ड का भी क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, और एक फील्ड भी डेवलप्ड हो रहा है। कौन सा फील्ड, ई इंड्यूस्ड। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे दो दो फील्ड दिख रहा है, एक फील्ड ई नॉट है और एक फील्ड कौन सा है, ई इंड्यूस्ड है। जो ब्लू लाइन्स है, ये जो ब्लू लाइन्स है वो ई नॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ब्लैक लाइन्स है वो ई इंड्यूस्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ब्लैक लाइन्स का डायरेक्शन क्यों उल्टा है, ये क्या है, ई नॉट के फील्ड लाइन्स है। तो आपको दोनों फील्ड का फील्ड लाइन्स आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, है ना। तो ये जो है ई नॉट के फील्ड लाइन्स है, ओके, जो लेफ्ट से राइट, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। तो ये क्या है, ई नॉट के फील्ड लाइन्स है, और ये किसके फील्ड लाइन्स है, जो ब्लैक ब्लैक लाइन्स दिख रहे हैं ना, ये इंड्यूस्ड चार्ज के फील्ड लाइन्स है। तो जब चार्ज इंड्यूस होगा उसके भी तो फील्ड आएगा, उसके भी फील्ड लाइन्स आएंगे, है ना। सो आप देखिए कि उस स्लैब के अंदर क्या होने वाला है, उस स्लैब के अंदर ना दो दो फील्ड आपको दिख रहा है। कौन सा फील्ड दिख रहा है, ए नॉट भी दिख रहा है और ई इंड्यूस्ड भी दिख रहा है ना। और दोनों का डायरेक्शन क्या दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है, बिकॉज ई नॉट का डायरेक्शन राइट को है और ई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन क्या लेफ्ट को है, बिकॉज फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्ज और ये नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज, इसलिए ई इंड्यूस्ड क्या हो गया, लेफ्ट को हो गया, जबकि एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन क्या है, राइट को है। समझ पा रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस डायग्राम से, इसको आप देख के क्या लिख सकते हैं कि जो नेट फील्ड है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको ना ई में रिप्रेजेंट कर दीजिए। ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो ई विल बी इक्वल्स टू, अभी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, ई नॉट माइनस क्या, ई इंड्यूस्ड, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ई नॉट राइट को है और इंड्यूस्ड लेफ्ट को है। तो सब्सटेंस के अंदर का बात कर रहा हूं, बाहर का बात नहीं कर रहा हूं। बाहर तो जो फील्ड था वही है, बाहर कौन सा फील्ड है, ई नॉट है। जैसे यहाँ पे ई नॉट है, 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 बट हम सब्सटेंस के अंदर का बात कर रहे हैं। सो ई नॉट माइनस क्या, ई इंड्यूस्ड। So this will be the resultant electric field inside the substance. समझ पा रहे हैं। सो हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ये हमें आगे काम में आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी आप बताइए कि जो ई नॉट है, जो एक्सटर्नल फील्ड है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या हम ई नॉट कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। आपको गॉस लॉ से ये फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव किया गया था, याद कीजिए। अगर लार्ज मेटेलिक प्लेट्स है, जैसे लार्ज मेटेलिक सरफेस है, उस पे जो चार्ज है उसका फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। एक सरफेस का क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, दोनों सरफेस का क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई नॉट क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि ई नॉट जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के फील्ड का डायरेक्शन है, फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। अगर ई नॉट कैसे लिखा गया, तो ई इंड्यूस्ड को आप कैसे लिख सकते हो, ई इंड्यूस्ड को लिख सकते हैं सिग्मा इंड्यूस्ड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए, ई नॉट क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। ई इंड्यूस्ड क्या है, सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट है क्यों, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो होपफुली अभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। हम इसका आगे प्रोसीड करेंगे, पर थोड़ा सा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी डेप्थ वाला टॉपिक है, थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देना पड़ता है ना। तो ओवरऑल मैं आपको और एक बार बोल देता हूँ, ये जो डायग्राम है, सो दिस इज द डायग्राम बिफोर एप्लीकेशन ऑफ क्या, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, रैंडम अलाइनमेंट, है ना। ये जो डायग्राम है ये क्या है, दिस इज द डायग्राम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे रैंडम अलाइनमेंट नहीं है, यहाँ पे ऑर्डरली अलाइनमेंट है। उस ऑर्डरली अलाइनमेंट की वजह से चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। वो चार्ज इंड्यूस होने की वजह से एक फील्ड भी इंड्यूस हुआ, ओके। जो फील्ड के ओरिजिनल फील्ड का उल्टा है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हमने क्या लिखा, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस इंड्यूस्ड। ई क्या है, इस सब्सटेंस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे से नोट करो, ओके। समझ में आ गया। तो अगर आपको ये सारे समझ में आ गया है तो इसको लेकर ना यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए। सो नाउ इसको इरेज कर लेता हूं। सो ये जो इरेज किया ये क्या था, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। चलिए कोई बात नहीं। सो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। सो ई विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए, ई नॉट, ई क्या है, ई नॉट माइनस क्या, ई इंड्यूस्ड, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ई इंड्यूस्ड है उसको पुट करते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ई नॉट कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई इंड्यूस्ड, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों में मैंने डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं। थोड़ा सा आगे देखिए क्या होने वाला है। यहां पे सिग्मा लिखा, यहां पे सिग्मा इंड्यूस्ड लिखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, पता है क्या नहीं। सो अब क्या करो कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट
-1/ε0 इंटू सिग्मा इंड्यूस्ड, उसका एक्सप्रेशन सामने लिखा हूं, ओके। सिग्मा इंड्यूस्ड का ये एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। हम इसको पुट करेंगे सिग्मा इंटू 1-1/k, तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, ओके। E क्या है, E क्या है, E क्या है, E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ रहा है सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आप इसको E नॉट बाई के लिख सकते हो? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज E नॉट क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था। सिग्मा जो बाहर का सरफेस है, बाहर का प्लेट है, उसका चार्ज डेंसिटी है ना। सो इसका मतलब क्या है कि E क्या हो रहा है कि K टाइम्स रिड्यूस हो जा रहा है। E मतलब क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां, स्लैब के अंदर। स्लैब के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो K टाइम्स रिड्यूस हो गया है, तो E इज इक्वल कितना आ गया है, E नॉट बाई के। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आप ध्यान में रखिए। हमेशा क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर फील्ड जो है K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेसमेंट करते हैं। बाहर तो फील्ड E नॉट है, बाहर का फील्ड E नॉट रहेगा, बट जो अंदर का नेट फील्ड है वो क्या हो जाएगा, E नॉट बाय के हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यस। सो अगर ये आपको समझ में आ गया है, फिर वापस हम चलते हैं, यहां पे और एक टर्म हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। सो ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, टॉपिक का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सो व्हाट इज पोलराइजेशन, ये आपको समझना पड़ेगा, ओके। सो पोलराइजेशन का मतलब वही है कि अलाइनमेंट ऑफ व्हाट, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स, अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डाइपोल्स बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। सो हम यहाँ पे डायरेक्टिव पोलराइजेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलाइनमेंट, है ना, अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर, alignment of molecular dipoles, alignment of molecular dipoles, okay, after, yeah, along the direction of क्या, external field, okay. So after application of external electric field, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। after application of field. So this process is called as dielectric polarization. This process is called as dielectric क्या, polarization. हम इसको dielectric polarization बोलते हैं, चलेगा, ठीक है। तो ये जो अलाइनमेंट होने का प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और इसलिए क्या होता है कि डाइपोल अलाइंड हो गया, चार्ज इंड्यूस हो गया, तो यहां पे एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी अभी हम डिफाइन करेंगे। उस न्यू फिजिकल क्वांटिटी का नाम है पोलराइजेशन। सो नाउ यहीं पे लिखता हूं, नाउ वी कैन डिफाइन पोलराइजेशन, चलेगा, यहां लिख लेते हैं। सो थोड़ा सा इसको एरियस कर लेता हूं, आप नोट कर लेना, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, E नॉट है। सो नाउ वी कैन डिफाइन पोलराइजेशन वेक्टर। सो वी कैन डिफाइन, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसका नाम क्या है, वी कैन डिफाइन पोलराइजेशन, पोलराइजेशन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर को हम P वेक्टर ऐसे नेमिंग करेंगे, ये कैपिटल P है, सिंबल को कैपिटल P लिख रहा हूं। सो P वेक्टर क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर है, एज इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या, मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। कितने डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ, जैसे कि यहां पे आपको क्या देख रहे हैं, चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, चार्ज इंड्यूस होगा तो डाइपोल मोमेंट आएगा, है ना। तो इंड्यूस्ड क्या, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो पोलराइजेशन वेक्टर को इस तरीके से डिफाइन किया गया। दैट मींस आप क्या लिख सकते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, आप इसको खाली P लिख सकते हो, ये क्या है, कैपिटल P है। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि P क्या, इंड्यूस्ड बाय वॉल्यूम, P इंड्यूस्ड बाय वॉल्यूम। स्मॉल p किसका सिंबल है, डाइपोल मोमेंट का सिंबल है। देखिए डाइपोल मोमेंट का सिंबल को स्मॉल p और पोलराइजेशन का सिंबल को कैपिटल P लिखा, ओके। तो ये आपके लिए एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है, आप इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते थे, ठीक है ना। तो इस न्यू फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, पोलराइजेशन है। और पोलराइजेशन को कैसे डिफाइन किया गया कि ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो
यहाँ पे कैसे दिख रहा है आपको, जो अलाइनमेंट दिख रहा है, जो ऑर्डरली अलाइनमेंट दिख रहा है, उसकी वजह से ये सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा। अब याद कीजिए मैंने क्या बोला था, जब हम बाहर से फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, बोला था ना। यस, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था। सो जब हम बाहर से फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो सब्सटेंस का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। बट फील्ड अप्लाई करने के बाद ये क्या हो रहा है कि ऑर्डरली अलाइनमेंट हो गया है ना, और ये सब क्या है, वेक्टर्स है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो अगर जीरो नहीं होगा तो कितना होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। समझ पा रहे हैं ना। सो पोलराइजेशन क्या है, जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होने के बाद, जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रहा है वो डाइपोल मोमेंट बाय उस सब्सटेंस का वॉल्यूम, दैट मींस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है। सो दैट मींस आप इसको ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हो, स्मॉल पी किसका सिंबल है, डाइपोल मोमेंट का सिंबल है, कैपिटल पी किसका सिंबल है, पोलराइजेशन का सिंबल है। सो नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू पी इंड्यूस्ड का आप क्या लिख सकते हो, क्यू इंड्यूस्ड, चार्ज इंड्यूस्ड, है ना। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। हम एक काम करते हैं, ये जो स्लैब है ना उसका थिकनेस को डी मान लेते हैं। जैसे ये जो स्लैब है उसका थिकनेस को क्या मान रहे हैं, उसका थिकनेस को डी मान लेते हैं, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको ए मान लेते हैं। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, स्लैब का। सो चार्ज इंड्यूस्ड इनटू डी, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, है ना। सो उसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डी, ये हो गया वॉल्यूम। सो डी डी कैंसिल हो गया, तो फाइनल आपको क्या मिला, क्यू इंड्यूस्ड, चार्ज इंड्यूस्ड या इंड्यूस्ड चार्ज फॉर यूनिट एरिया। अरे ये तो है सिग्मा इंड्यूस्ड, दिस इज सिग्मा इंड्यूस्ड। दैट मींस एक बात पता चल गया कि जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन कैपिटल पी इज इक्वल टू क्या, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। सो पोलराइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा इंड्यूस्ड, इसको आप ध्यान में रखो, इसको यहां पे लिख लेते हैं, पोलराइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा इंड्यूस्ड, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। सो ये अगर एक्सप्रेशन आपको ध्यान में आ गया है, ठीक है, ये अगर एक्सप्रेशन आपको ध्यान में आ गया, सो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो पोलराइजेशन वेक्टर आपके लिए न्यू था, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको किस तरीके से डिफाइन किया, और फाइनली पता चल गया कि पोलराइजेशन जो है वो न्यूमेरिकली किससे इक्वल है, सिग्मा इंड्यूस्ड से इक्वल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो ये जो पोलराइजेशन है ये किस पे डिपेंड करता है, सोचिए आप, डाइपोल्स यहां पे क्या हो रहे हैं, अलाइनमेंट हो रहे हैं, डाइपोल्स जो है ऐसा ऑर्डरली अलाइनमेंट हो रहे हैं। तो अलाइनमेंट जितना परफेक्टली होगा, अलाइनमेंट का टेंडेंसी जितना अच्छा होगा, पोलराइजेशन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। सो मोर इज अलाइनमेंट, है ना, मोर इज डेप्थ ऑफ अलाइनमेंट या मोर इज इंटेंसिटी ऑफ अलाइनमेंट, मोर विल बी क्या, पोलराइजेशन। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसमें डाइपोल्स, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसमें डाइपोल्स जो है अलाइनमेंट होने के लिए थोड़ा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड रिक्वायर करते हैं। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि वीक फील्ड में भी अच्छे से अलाइनमेंट हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस भी वेरी करते हैं। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड से अलाइनमेंट होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि वीक फील्ड से भी इजीली अलाइनमेंट हो जाते हैं। तो इसे सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है। इसलिए पोलराइजेशन जो है वो अलाइनमेंट कितना होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा अलाइनमेंट होगा उतने ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। सो मोर इज अलाइनमेंट, more is alignment, more will be induced dipole moment, और more is induced dipole moment, more will be क्या, polarization। ठीक है, यस। तो इसलिए अभी हम और एक एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंसी पे ध्यान देंगे। उसके लिए मैं अभी इस डायग्राम को इरेज कर लेता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम था, आप इसको नोट करना जरूरी है। इसको इरेज करके हम और एक छोटा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए बेटा, क्या होता है कि ये जो पोलराइजेशन वेक्टर हमने डिफाइन किया है ना, सो एक्सपेरिमेंटली पोलराइजेशन वेक्टर, है ना, पोलराइजेशन के बारे में बात किया जा रहा है। सो पोलराइजेशन वेक्टर को हम क्या, बड़ा पी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और छोटा पी किसका सिंबल है, छोटा पी किसका सिंबल है, डाइपोल मोमेंट का सिंबल है। ओके, कंफ्यूज मत होना। सो ये जो पोलराइजेशन है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। ओके, सो एक्सपेरिमेंटली जो कैपिटल P है, दैट मींस पोलराइजेशन वेक्टर है, ओके, ये E को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी कि डिपेंडेंसी आप ध्यान में रखिए, बात तो सही है, जितने ज्यादा E होगा उतने अच्छे से क्या होगा, अलाइनमेंट होगा। आप समझ पा रहे हैं ना, मोर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर विल बी अलाइनमेंट, है ना। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये सब्सटेंस के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं उसका बात कर रहा हूं। ठीक है ना। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या आप यहां पे लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आ रहा है, देखिए, एप्सिलॉन नॉट इनटू काई
एप्सिलॉन नॉट इंटू काय ई। ये के अजीब सा सिंबल आपके सामने आ गया है ना, एक अजीब सा सिंबल आ गया, कुछ नहीं, ये जस्ट एक लैटिन अल्फाबेट है और ये हम सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये सिंबल, इसका नाम है काय। ओके, काय, चाय नहीं है ना, हाँ, ये क्या है, काय है। सो काय क्या, ये जो अल्फाबेट है ना ग्रीस में, इसको काय बोलते हैं और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक, दिस इज कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी। ओके, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अभी भी मैंने आपको बताया कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनके डाइपोल्स, जिनके मॉलिक्यूल्स इजीली अलाइनमेंट होते हैं। कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनके डाइपोल्स या डाइपोल या पोलर मॉलिक्यूल्स डिफिकल्ट में अलाइनमेंट होते हैं, तो जल्दी जल्दी अलाइनमेंट हो जाएंगे। उनका अलाइनमेंट टेंडेंसी क्या ज्यादा है, मोर इज अलाइनमेंट टेंडेंसी, मोर विल बी ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी जो है, ये जो है टेंडेंसी ऑफ अलाइनमेंट उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, ध्यान में रखिए। सो P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसको यूज किया, एप्सिलॉन नॉट काय। ओके, ये सब कुछ हम जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब जो है ना इसको हम ऑलरेडी इसको इक्वेशन 1 लिए थे, हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। करेक्ट, ऐसा हम ले सकते हैं। ठीक है, अब जो है पोलराइजेशन वेक्टर जो है, सबसे पहले पोलराइजेशन का ये डेफिनेशन था, जो नीचे लिखा है ना, ये पोलराइजेशन का डेफिनेशन है कि पोलराइजेशन क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट फॉर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे किया तो सिग्मा इंड्यूस्ड आ गया, तो इसका डेफिनेशन है। ये एक एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंसी है। जो पोलराइजेशन है वो सब्सटेंस के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इस डिपेंडेंसी से आपकी एक्सप्रेशन आया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बेटा, सो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काय एंड P इज आल्सो इक्वल टू क्या, सिग्मा इंड्यूस्ड, है ना। सो देयरफॉर क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ई इंड्यूस्ड जो एक्सप्रेशन है, ई इंड्यूस्ड क्या था, ई इंड्यूस्ड था सिग्मा इंड्यूस्ड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट, है ना। और सिग्मा इंड्यूस्ड क्या है, पी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पोलराइजेशन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर। सो ई इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, अभी भी आपको मालूम पड़ा कि जो पोलराइजेशन है ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट काय ई बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो क्या मेरा काय। सो ध्यान दीजिए कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू काय इनटू ई। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जो फील्ड डेवलप्ड हुआ इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, आप इसको काय लिख सकते हैं। काय क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंडेंसी ऑफ क्या, अलाइनमेंट। ओके, सो काय यहां पे लिख सकते हैं, काय represents the क्या, tendency of alignment of dipoles। ओके, तो मोर इज टेंडेंसी ऑफ अलाइनमेंट, मोर विल बी ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हम इस तरीके से यहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, ओके, तो इसको आप ध्यान दीजिए अच्छे से। तो कैसे कैसे हम यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये नीचे का पोर्शन पहले डिफाइन किया, बाद में ऊपर का पोर्शन डिफाइन किया। तो अभी आप कहां पहुंच चुके हैं कि E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू काय इनटू E। ठीक है, सो इस तरीके हम पहुंच गए हैं, इसको हम वहां पे लिख लेते हैं, थोड़ा मिक्स दिख रहा है, सो आप इसको नोट डाउन करना है ना, इसको मैंने अलग सा ऐसा लिखूंगा, चलेगा, कोई बात नहीं। तो ये जब एक्सप्रेशन आ गया है, तो E इंड्यूस्ड के एक्सप्रेशन कितना मिला, काय मिला। काय क्या है, ससेप्टिबिलिटी है। अब इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ओके, सो उसको लेके जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो मैं इस पोर्शन को इरेज कर लूं। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, नहीं तो आप इसको वीडियो को पॉज करते करते लिखना है ना। तो वंस इंड्यूस्ड आ गया, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस क्या था, E इंड्यूस्ड। ठीक है, E कितना मिल चुका है, E मिला है E नॉट बाई के। सो E को हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट बाई के। E है E नॉट बाई के। ठीक है, अरे इसको अभी नहीं लिखे, E को E रहने देते हैं। सो E नॉट माइनस E इंड्यूस कितना मिला, काय। E इंड्यूस इज इक्वल टू काय E, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन 1 प्लस काय इंटू E विल बी इक्वल्स टू कितना, E नॉट। तो यहां से 1 प्लस काय कितना मिला, E नॉट बाई। देखो
ई नॉट बाई, और ई कितना है, ई नॉट बाई के। इसको अगर आप पुट करते हैं सो ई नॉट बाय, ई को आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट बाई के, तो ई नॉट कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिला, के मिला। देखो सो एक ससेप्टिबिलिटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनके बीच एक इंपॉर्टेंट रिलेशन से मिल गया। सो फाइनली रिलेशन क्या मिला, 1 प्लस काई इज इक्वल टू के। तो ये के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप ध्यान दीजिए। ये काई और के उनके बीच का रिलेशन है, काय और के उनके बीच एक रिलेशन मैंने यहां पे डिराइव किया है ना। बात को ध्यान से देखिए, के क्या है, के इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां पे के क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसका रिलेशन किसके साथ फाइंड आउट किए, ससेप्टिबिलिटी के साथ। ससेप्टिबिलिटी कहां पे डिफाइन हुआ, पोलराइजेशन वेक्टर के, पोलराइजेशन वेक्टर से ही ससेप्टिबिलिटी डिफाइन हुआ और उसको के से इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये फैमिलियर रिलेशन है, इसको आप ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 1 प्लस काय इज इक्वल टू के। काय क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो आखिरी में वो जो स्टेटमेंट लिखा था मैं यहां पे लिख लेता हूं। सो वो स्टेटमेंट क्या है कि काय है ना, इसको हम नोट करके लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है ना, ये जो है रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स क्या, टेंडेंसी, टेंडेंसी ऑफ अलाइनमेंट, टेंडेंसी ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्या, डाइपोल्स। ओके तो डाइपोल किस रेट पे अलाइन हो रहे हैं उस अलाइनमेंट टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो मोर इज अलाइनमेंट टेंडेंसी, मोर विल बी काय, है ना। इसलिए सब्सटेंस टू सब्सटेंस क्या करता है, वेरी करता है। तो इस हिसाब से आपको कई सारी चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया है। हम आज डीपली डायलेक्ट्रिक मीडियम का एनालिसिस कर रहे हैं। ओके डायलेक्ट्रिक मीडियम पे फील्ड अप्लाई होने से क्या क्या होता है उसको हमने क्या क्या आज एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हुआ थोड़ा सा आउटलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि डायलेक्ट्रिक स्लैब क्या होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स डाइपोल्स होते हैं, बट वो डाइपोल्स अलाइनमेंट जो रहता है ना रैंडम रहता है। जब आप बाहर से फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, रैंडमली अलाइनमेंट होगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। बट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा कि चार्ज क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, डाइपोल का अलाइनमेंट होने की वजह से एक के पोलर मॉलिक्यूल्स जब ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जा रहे हैं, उससे इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आ रहा है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आ रहा है तो यूनिट वॉल्यूम में कितना आ रहा है, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसको मैंने क्या बोला, पोलराइजेशन। क्या बोला, पोलराइजेशन, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी। सो पोलराइजेशन को हमने डिफाइन किया, फिर बाद में हमने क्या बोला कि पोलराइजेशन जो है वो ई को प्रोपोर्शनल है। ई क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ, उस सब्सटेंस के अंदर, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में ससेप्टिबिलिटी आया है ना, जो कि अलग अलग मेटेरियल के लिए क्या होता है, अलग होता है। समझ पा रहे हैं। तो उसको लेते लेते फिर हमने डिराइव करते गए तो फाइनली हमें एक रिलेशन आया कि 1 प्लस का इज इक्वल टू के। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से नोट कीजिए आप, इसको ये सब चीजें ना अच्छे से नोट करते रहना, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके तो समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी जो है आज की क्लास में आपको डायलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में काफी कुछ लर्न करने को मिला। ठीक है ना। सो डायलेक्ट्रिक क्या है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है, फील्ड अप्लाई होने से पहले कैसे होता है, फील्ड अप्लाई होने के बाद क्या होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आया। ओके सो चलिए इस लेक्चर को आप अच्छे से वॉच कीजिए, लर्न कीजिए, नोट डाउन कीजिए और प्रैक्टिस चालू रखिए। ठीक है ना। देखिए बेटा, जब भी आपसे लाइव इंटरेक्शन होता है, लाइव इंटरेक्शन होते टाइम तो हमसे या टीचर से जो है अपना डिफिकल्टीज को खुल के डिस्कस करो। ठीक है, तो सबसे पहले आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको डिफिकल्टीज आएगा। तो डिफिकल्टीज जैसे से आपको आ रहा है ना, उसको अच्छे से शेयरिंग कीजिए, है ना। सो इंटरेक्शन कीजिए अच्छे से, लाइव इंटरेक्शन में बहुत अच्छे से आप डिफिकल्टीज डिस्कस कीजिए और फिर होपफुली हम जो है नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटेंस चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आज के क्लास उतना ही है। सो कैपेसिटेंस के लिए जो बैकअप था डायलेक्ट्रिक मीडियम, वो आज मैंने एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्लास मुलाकात होगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।